पर मिसाइल अटैक के बाद पहली बार आए सामने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल पर हमले को जायज बताया और कहा, इजरायल पर हमला किसी सेवा की तरह है। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में आज कुछ ऐसा नजारा था। पांव क्या तिल रखने की जगह नहीं थी, सिर्फ लोगों के सिर नजर आ रहे थे। हजारों लाखों लोग इसीलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि करीब 5 साल में पहली बार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता, वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई जुमे की नमाज में शरीक हो रहे थे। खामेनेई आए तो मस्जिद में नारे बुलंद होने लगे। खामेनेई ने हाथ उठाया तो तेहरान से पूरी दुनिया तक गूंज सुनाई दी। ईरान के सुप्रीम लीडर माइक के पास पहुंचे, उनके पास बंदूक थी, बंदूक हाथ में पकड़ी और स्पीच शुरू की। ईरान के दुश्मनों यानी इजराइल और अमेरिका को मैसेज बिल्कुल क्लियर था। ईरान को जवाबी कार्रवाई का अधिकार है, इसलिए मिसाइलें दागी गई। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इजराइल पर हमला किया जाएगा। इससे पहले कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद 2020 में खामनेई ने जुमे की नमाज का इसी तरीके से नेतृत्व किया था। खामनेई का बयान ऐसे वक्त आया है जब इजराइल ने ईरान पर हमले की धमकी दी है। इजराइल अब ईरान के तेल भंडारों को निशाना बना सकता है। इन हमलों का संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से भी मिला। पहले बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। इस दौरान खबर आई कि इजराइल अब ईरान के पावर प्लांट और तेल भंडारों को टारगेट कर सकता है। बाइडेन ने कहा, हमने ईरान को समझाया था। इजराइल की धमकी का जवाब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने भी दिया। कहा, अगर इजराइल ने गलती की तो फिर इजराइल के पावर प्लांट समेत रिफाइनरी और गैस फील्ड्स पर हमला करेंगे। इससे पहले अली खामनेई ने हमास का समर्थन किया और पिछले साल इजराइल पर हुए आतंकी हमले को जायज करार दिया। इजराइल पर मिसाइल हमले का एक और वीडियो ईरान ने जारी किया है और इस बीच 5 अरब देशों ने तटस्थ रहने का फैसला किया। ईरान की मिसाइल पावर का एक और सबूत दुनिया के सामने आया। जिस तरह रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री यूक्रेन पर हमले का वीडियो लगातार जारी करती है, ठीक उसी तरह अब ईरान की मिलिट्री ने 180 मिसाइल अटैक वाला ये वीडियो जारी किया। ईरान इस तरह के वीडियो बार बार इसलिए सामने ला रहा है ताकि इजराइल को ये मैसेज दे सके कि अभी तो ये ट्रेलर है। ईरान के मिसाइल इंजीनियर्स का ये वीडियो भी जमकर शेयर किया जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस फोर्स इंजीनियर्स इन मिसाइलों पर विनाश वाले सिग्नेचर भी करते दिखाई दिए। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत ने तटस्थ रहने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता है तो ये सभी मुल्क ईरान के खिलाफ अमेरिकी बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इजराइल का लेबनान में जमीनी और हवाई ऑपरेशन जारी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरल्ला का उत्तराधिकारी भी मारा गया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो दहल गया। बेरूत का शहर मानो थर्रा गया। इजराइल ने एक बार फिर बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। खबर थी नसरल्ला का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन मौके पर मौजूद था। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुद्दीन अंडरग्राउंड बंकर में था, तभी ब्लास्ट हुआ। हालांकि इजरायली सेना ने सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि नहीं की है। इतना जरूर बताया कि हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया है। इधर हिजबुल्लाह ने दावा किया कि 2 दिन में इजराइल के कई सैनिक मारे गए। कहा कि इजराइल आंकड़े छिपा रहा है। वहीं इजराइल ने बताया कि उसने पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया। इजराइल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह की उस सुरंग को भी तबाह कर दिया है जो लेबनान और सीरिया बॉर्डर के बीच लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी थी। इजराइल हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने कहा, सप्लाई लाइन बर्बाद होने से बौखलाया हिजबुल्लाह के रॉकेट आए तो इजराइल का आयरन डोम फिर एक्टिव हो गया। इसी दौरान बेरूत में इजराइल ने हमले की धार बढ़ा दी। बर्बादी के बीच ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की जाबाज रिपोर्टिंग जारी रही। हमारे संवाददाता के बिल्कुल पास ब्लास्ट हुआ। रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी धमाके आप देख रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन यूनिट के कमांडर रशीद सकाफी को मार गिराया। लाल सागर में एक बार फिर से हुआ है बारूदी धमाका।
यमन के हूती विद्रोहियों ने एक और जहाज को टारगेट किया है। एक पल तक सब कुछ शांत और फिर बड़ा धमाका। लाल सागर की लहरों पर धुएं का गुबार छा गया। एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने विदेशी जहाज को निशाना बनाकर हमला किया। ड्रोन वाली बोट भेजी और फिर उड़ा दिया। दावा किया गया कि इस बार ब्रिटेन के ऑयल टैंकर कॉर्डेलिया मून पर हमला किया गया। ये हमला होदेदा पोर्ट से 110 किलोमीटर दूर हुआ। कहा तो यह भी गया कि हूती विद्रोहियों ने एक और जहाज को टारगेट किया जो सुएज नहर की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक ये लाइबेरिया का जहाज था। हूती विद्रोहियों ने दोनों जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली। अक्टूबर 2023 के बाद ये लाल सागर मैदान जंग में तब्दील हो चुका है। यमन के एक बड़े भूभाग पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। ये दरअसल लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाजों को पिछले 1 साल से निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी एशिया में महाजंग की आहट के बीच किम जोंग ने न्यूक्लियर बटन दबाने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने कहा कि अगर उनके देश को उकसाया गया या किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो साउथ कोरिया पर परमाणु हमले करेगा और उसका समूल विनाश कर देगा। किम जोंग ने अपनी सेना की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का दौरा किया। वहीं पर परमाणु हमला हथियार इस्तेमाल करने की बात कही गई। दरअसल हाल में ही दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी थी कि अगर किम जोंग ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो नॉर्थ कोरिया को खत्म कर दिया जाएगा और वो दिन किम की सल्तनत का आखिरी दिन होगा। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने अपनी सबसे ताकतवर ह्यूमनी 5 बैलिस्टिक मिसाइल को भी दिखाया था। इस धमकी के जवाब में अब किम जोंग ने अमेरिकी समेत साउथ कोरिया को चेतावनी दी है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने भारी संख्या में मिसाइलों को तैनात किया है जिनका निशाना अमेरिकी सैन्य अड्डे और साउथ कोरिया है। विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा में कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 20,629 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसमें से 7,132 मतदान केंद्र शहरी और 13,497 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। चुनाव में सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 225 कंपनियां तैनात की गई हैं। हरियाणा पुलिस के 30,000 पुलिसकर्मी, 21,000 होमगार्ड, 11,000 स्पेशल पुलिस अफसरों की भी तैनाती की गई है। 3,740 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल कैटेगरी में रखे गए हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और एक्स्ट्रा पुलिस जवानों की तैनाती होगी। पहली बार है कि सभी पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वोटिंग के दौरान सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी। यही नहीं, वोटर्स को लंबी कतार से बचाने के लिए वोटर क्यू ट्रैकर से नजर रखी जाएगी। हरियाणा में वोटिंग से पहले कांग्रेस में फिर सीएम पद की रेस। कुमारी सैलजा ने कहा, हाईकमान मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती। ओनली हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक सैलजा वुड बी देयर। सैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। वोटिंग से चंद घंटे पहले कुमारी सैलजा के इस बयान ने बता दिया कि कांग्रेस में सीएम की रेस थमी नहीं है। सैलजा की दावेदारी पर हुड्डा गुट फिलहाल मौन है। पूरा विश्वास है कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। कांग्रेस में भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला भी सीएम पद के दावेदार है। आज कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आई। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। दिसंबर 2015 में सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, क्योंकि इसके बाद 9 साल तक भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वो इस्लामाबाद में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में शामिल होंगे। बात निकली तो जाकिर नाइक तक पहुंची। ये हमारे लिए कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि जाकिर नाइक को, जो कि एक भगौड़े हैं, भारतीय कानून से भागे हुए हैं, उनको पाकिस्तान ने अपने से गले लगाया है, स्वागत किया है और उच्च स्तर पे स्वागत किया है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ मीटिंग के लिए न्योता दिया था। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। राहुल गांधी न पहुंचने से टल गया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। अब राहुल गांधी कल सुबह पहुंचेंगे कोल्हापुर। कोल्हापुर में कस्बा बौड़ा के भगवा चौराहे पर भव्य मंच तैयार था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कपड़े में लिपटी हुई थी।
लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित थे, लेकिन सब धरा रह गया। राहुल गांधी मूर्ति का अनावरण करने नहीं पहुंच पाए। एरोप्लेन में थोड़ा सा टेक्निकल स्नैग हो गया, इसलिए उनका कार्यक्रम कल के लिए तय किया है। कल उन्हें 8:30 बजे आएंगे। राहुल गांधी अब कल सुबह 11 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके जरिए कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट करना चाह रही है, क्योंकि पिछले दिनों से सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति से जुड़े हुए सेंटीमेंट को चुनाव में भुनाना चाहते हैं। मराठी भाषा पर केंद्र सरकार के फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल। चुनाव से पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के फैसले पर क्रेडिट को लेकर मची होड़। केंद्र सरकार ने मराठी समेत 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, लेकिन बीजेपी जश्न मना रही है सिर्फ महाराष्ट्र में, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता देखील माननीय एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने पाठपुरावा केला, प्रयत्न केला, पुरावे दिले, लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इसकी पहल तो उनकी ओर से हुई थी। केंद्र सरकार ने कल जिन 5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया, इनमें शामिल है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। लेकिन चुनावी राज्य महाराष्ट्र में इसे मराठी वोट बैंक को एकजुट करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इस बार भी अहम है, क्योंकि हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। कहा घर और दफ्तर दोनों पर चलाए गए बम, कई राउंड हुई फायरिंग भी। उत्तर 24 परगना जिले के जगद्दल में अर्जुन सिंह के घर पर अटैक हुआ। इसी घर में उनका दफ्तर भी है। अर्जुन सिंह ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर हमले के लिए टीएमसी के नेता के बेटे नमित सिंह को जिम्मेदार ठहराया। घर के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या हुआ? इट्स ए प्लानिंग। तृणमूल पूरे बंगाल में खत्म हो रही है, तो अपने जमीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने के लिए 15 से ज्यादा बम फेंके गए, साथ ही कई राउंड फायरिंग की गई। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान भी घायल हो गया है। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अर्जुन सिंह पर 3 बम फेंके गए थे। महाराष्ट्र में धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण दिए जाने का विरोध। मंत्रालय में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय के 3री मंजिल से कूदे, जाली ने बचाई जान। जाल में फंसे हुए माननीय विधायक को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करती हुई पुलिस। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मंत्रालय की हैं। 2 लोग जाल में फंसे हुए हैं। उनमें से एक है महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल, दूसरे हैं विधायक हीरामन खोसकर। डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल धनगर समाज को एसटी कोटे में आरक्षण देने के खिलाफ दूसरे आदिवासी विधायकों के साथ सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए पहुंचे थे। बात नहीं बनी तो नरहरी झिरवल ने मंत्रालय की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। सत्ता विपक्ष का प्रश्न नहीं है, यह आदिवासी का प्रश्न है। मैं पहले आदिवासी हूँ, बरोबर है, बाद में एमएलए हूँ। मंत्रालय के 3री मंजिल से छलांग लगाने वाले डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल महाराष्ट्र के दिग्गज आदिवासी नेता हैं। वो एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल की जांच करेगी नई एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, इसलिए स्वतंत्र एसआईटी को सौंप रहे हैं जांच। प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने का आदेश दिया। नई एसआईटी में सीबीआई के 2, आंध्र पुलिस के 2 और एफएसएसएआई के 1 अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक जांच की निगरानी करेंगे। 5 मेंबर्स की एक जो है एसआईटी, इंडिपेंडेंट एसआईटी जो है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जो बाकी आगे की जो है कार्रवाई को जो है और जांच को देखेगी। पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, हम नहीं चाहते कि ये सियासी ड्रामा बन जाए, इसलिए 5 लोगों की नई एसआईटी बनाई जाएगी। अपने आदेश में कोर्ट ने साफ किया है कि वो आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी के सदस्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावना को देखते हुए उसे स्वतंत्र एसआईटी बनाना जरूरी लगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को लिखी चिट्ठी, संसद स्थित अपने दफ्तर में घुसपैठ की शिकायत।
3 अक्टूबर को लिखी चिट्ठी में खरगे ने आरोप लगाया है कि संसद में उनके दफ्तर में 28 सितंबर को CPWD, CISF और टाटा प्रोजेक्ट के लोग बिना पूर्व सूचना दिए दाखिल हुए। खरगे ने कहा है कि यह बतौर सांसद और विपक्ष के नेता उनके विशेषाधिकार का हनन है। खरगे ने पूछा है कि आखिर किसके निर्देश पर ये लोग उनके दफ्तर में घुसे। खरगे ने अपनी शिकायती चिट्ठी में कहा है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। नवरात्र के दूसरे दिन अपने नए घर में शिफ्ट हुए केजरीवाल पूजा पाठ के बाद की नए घर में एंट्री। फूलों से स्वागत हुआ, फिर पूजा पाठ हुई, उसके बाद गृह प्रवेश हुआ। 17 सितंबर को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आज अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट हो गए। लुटियंस दिल्ली में 5 फिरोशा रोड का बंगला केजरीवाल का नया ठिकाना बना है। 5 फिरोशा रोड वाला बंगला पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को अलॉट है। नए घर में शिफ्ट होने से पहले केजरीवाल ने फ्लैग स्टाफ रोड वाला पुराना घर खाली किया। घर खाली करने से पहले केजरीवाल स्टाफ से गले मिले, फिर अधिकारियों को चाबी सौंपी। अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना पार्टी मुख्यालय के बेहद करीब है और दिल्ली विधानसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल अब इसी घर में रहेंगे। 24 घंटे के अंदर ही पकड़ा गया अमेठी नरसंहार का आरोपी। एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या करने वाला आरोपी चंदन वर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस आरोपी को एसटीएफ ने धर दबोचा है, उसने अमेठी में एक घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके एक दलित शिक्षक और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी चंदन वर्मा पकड़ा गया, लेकिन सवाल बाकी है, क्या अमेठी में ये सामूहिक हत्याकांड पुलिस की लापरवाही से हुआ? सुनील की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को आरोपी चंदन के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी, जिसमें जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। अब 1.5 महीने बाद पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। रायबरेली के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार का कुछ समय पहले ही अमेठी तबादला हुआ था और वो अमेठी में अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे। अमेठी में सामूहिक हत्याकांड के बाद यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष के निशाने पर है योगी सरकार। अमेठी में घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या के मामले की गूंज अमेठी रायबरेली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अमेठी से लेकर रायबरेली तक गम, शोक और गुस्सा है। तो अगर उस एफआईआर को सीरियस लेते तो शायद ये घटनाक्रम ना होता है। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने मृतक के पिता से फोन पर की बात, तो मायावती ने दोषियों और पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिसको आप जंगल राज कह लें, राक्षस राज कह लें, या जो नाम देना चाहें दे दें, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश में। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी की मृतक के पिता से फोन पर बात। कल सीएम योगी आदित्यनाथ मृतक के परिजनों से अमेठी जाकर करेंगे मुलाकात। पुणे में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। दोस्त के साथ घूमने गई लड़की के साथ 3 लड़कों ने किया गैंगरेप। एक तरफ पुणे शहर और दूसरी तरफ पहाड़ पर बोबदेव घाट नाम की ये जगह, जहां लोग अक्सर सैर करने आते हैं। ये वही जगह है जहां कल रात 21 साल की एक छात्र के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। वो कल रात करीब 11 बजे यहाँ अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी। ये लोग लगभग रात को 11 बजे वहाँ पे गए थे। तो 12 बजे के आसपास 3 अननोन पर्सन ने वहाँ पे पकड़ा है और लड़की के साथ अतिक्रमण किया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के लिए ये मामला बड़ा चैलेंजिंग है, इसीलिए आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए 10 टीमों को तैनात किया गया है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उपराज्यपाल की दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। 2 हफ्ते में मांगा जवाब, कहा लोकतंत्र का क्या होगा। चुनाव प्रक्रिया में एलजी के दखल के खिलाफ मेयर शेली ओब्रॉय कोर्ट पहुंची थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर राजनीति हो रही है। कोर्ट ने कहा कि स्थायी समिति सदस्य चुनाव में मेयर का रोल होता है। एलजी बताएं कि उन्होंने किस आधार का इस्तेमाल कर चुनाव प्रक्रिया में दखल दिया। डीएमसी एक्ट की धारा 487 के तहत उपराज्यपाल को कार्यकारी शक्ति है, लेकिन उपराज्यपाल शक्तियों का इस्तेमाल कर सदन के अंदर की कार्रवाई में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर एलजी इस तरह दखल देते रहे तो लोकतंत्र का क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उपराज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एलजी से कहा कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव ना रोकें। अस्पताल से घर लौटे फिल्म अभिनेता गोविंदा का प्रार्थना और दुआओं के लिए धन्यवाद। मुंबई पुलिस फिर एक बार दर्ज कर सकती है बयान। 3 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद गोविंदा अपने घर पहुंचे। पत्नी सुनीता और परिवार के दूसरे सदस्य गोविंदा के साथ थे। मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता गोविंदा का घर है। आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग बहुत संतोषजनक हैं और एक्टर गोविंदा देखिए जो कि अपने घर पहुंच गए हैं और सुकून, एक राहत दिख रही है। उनकी बेटी टीना साथ में नजर आ रही है। 1 अक्टूबर को रिवॉल्वर से मिस फायर होने के कारण गोविंदा को पैर में गोली लगी थी। मुंबई के क्रिटिकल अस्पताल में उनका इलाज हुआ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोविंदा ने मुश्किल समय में साथ देने के लिए अपने फैंस को धन्यवाद कहा। जहाँ जहाँ पूजन हुए, दुआएं पड़ी गयी, प्रेयर्स हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर ने फिलहाल गोविंदा को 3-4 हफ्ते आराम करने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि गोविंदा का फिर एक बार मुंबई पुलिस बयान दर्ज कर सकती है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी में पलटी नाव, क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से हुआ हादसा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोसी नदी में नाव पलटी। उस वक्त बच्चों और महिलाओं में चीख पुकार मच गई। तब नदी का बहाव भी तेज था। आसपास खड़े लोग दौड़े दौड़े दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचे। वो तो गनीमत रही कि उस वक्त आपदा मित्र की टीम से जुड़े सदस्य वहां मौजूद थे जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके में जा रहे थे। वो तुरंत एक्शन में आए और 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये हादसा बिहार के सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में हुआ। असल में बाढ़ की वजह से पीरगंज से दुबियाही को जाने वाली सड़क का लगभग 20 फीट हिस्सा कट कर बह चुका है। इसके चलते लोग नाव के सहारे ही आवागमन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 स्कूली छात्राओं से दिन दहाड़े छेड़छाड़ की कोशिश। लड़कियों के चिल्लाने पर भागे बाइक सवार 4 बदमाश। एक स्कूली छात्रा अपनी साइकिल छोड़कर भागी। उसकी सहेली दूसरी छात्रा साइकिल समेत खेत में जा गिरी। स्कूल से इम्तिहान देकर लौट रही दोनों छात्राओं के साथ बाइक पर सवार 4 शोहदों ने छेड़खानी की तो दोनों लड़कियां खुद को बचाने के लिए बदहवासी से भागी। इनमें से एक साइकिल समेत खेत में गिर पड़ी। ये लड़कियां चिल्लाते हुए भागी तो उनका शोर सुनकर गांव के लोग बचाने दौड़ पड़े। ये देखकर चारों शोहदे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। ये चारों शोहदे एक ही बाइक पर सवार होकर और चेहरे पर नकाब ओढ़कर आए थे। छेड़खानी का ये सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस बदमाशों को तलाश रही है।